हाय गाइस, वेलकम टू मिस्टर इंट्रोडन यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में हम लोग जेरेमी बेंथम का पॉलिटिकल थॉट पढ़ेंगे। ये पार्ट 1 वीडियो है। इसमें हम लोग इनका लाइफ एंड टाइम, इनके जो भी मेजर वर्क्स हैं, इनका जो यूटिलिटी का कंसेप्ट है और फिलोसफिक कैलकुलस का जो इनका कंसेप्ट है उसको इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग इनकी शॉर्ट में लाइफ को देख लेते हैं। 1748 में इनका बर्थ हुआ था 15 फेब को। 1763 में ये ग्रेजुएट हुए थे एट द एज ऑफ 15। और 1776 में इन्होंने अपना जो फर्स्ट मेजर वर्क है दैट इज़ फ्रेगमेंट ऑफ गवर्नमेंट, इसको इन्होंने लिखा था। 1832 में इनकी डेथ हो गई थी। बेंथम द इंटेलेक्चुअल लीडर ऑफ इंग्लिश यूटिलिटेरियनिज्म who controlled the English political thought for 100 years was born in London on February 15, 1748। बेंथम इसलिए हम लोग के लिए पढ़ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये यूटिलिटेरियनिज्म जो स्कूल ऑफ थॉट है इसके ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आप कह सकते हैं, या फिर फाउंडर भी, इन्हें कई जगह पर फाउंडर भी कहा जाता है यूटिलिटेरियनिज्म का। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट राइटर हो जाते हैं। बेंथम्स पेरेंट्स सॉ इन देयर चाइल्ड द मार्किंग ऑफ एन इंटेलेक्चुअल जीनियस। ये बचपन से ही काफ़ी जीनियस, आपको पता है जो भी फिलोसफर्स होते थे पुराने टाइम पे, उनके जो पेरेंट्स होते थे उन्हें पहले ही बचपन से ही पता चल जाता था कि उनका बेटा बाकियों से अलग है। इन्होंने 3 की एज में, जब ये 3 साल के थे तभी से इन्होंने पढ़ना चालू कर दिया था। 13th की एज में इन्होंने मैट्रिक पास कर गए थे, यानी 10th क्लास पास कर गए थे। और ये ग्रेजुएट हुए एट द एज ऑफ 15, यानी ये बचपन से ही काफ़ी ज़्यादा पढ़ने में होशियार थे। हिज अर्ली लाइफ वॉज क्वाइट अनइवेंटफुल। इनकी लाइफ में कोई बहुत ज़्यादा मेजर इवेंट्स नहीं थे। इनके जो फादर थे और ग्रैंडफादर थे वो क्या थे, सक्सेसफुल लॉयर्स तो थे। तो इन्होंने भी क्या किया, बैरिस्ट्री का कोर्स तो कर दिया, ये भी लॉयर बन गए। मगर ये क्या थे, ये बहुत ज़्यादा इनको लॉयर बन के या फिर उसमें इतना ज़्यादा इन्हें इंटरेस्ट नहीं था। ठीक, इन्हें किन चीज़ों में इंटरेस्ट था, इन्हें इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट था, इन्हें लॉजिक, साइकोलॉजी, पॉलिटिक्स और ऐसे सब्जेक्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट था। और ये अपनी लाइवलीहुड को चलाने के लिए भी ये क्या, लॉयर की जो जॉब थी वो करना नहीं चाहते थे। ठीक, ये जो है ये बेस्ट नोन है किस लिए, अपने डॉक्ट्राइन ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म के लिए इनको सबसे ज़्यादा जाना जाता है। इनके हम लोग कुछ मेजर वर्क्स देखेंगे। सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट है फ्रेगमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट। फिर डिफेंस ऑफ यूजरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें इन्होंने किस तरीके से मनी लेंडिंग जो होता है, पुराने टाइम पे भी होता था, किस तरीके से मनी लेंडिंग इंपॉर्टेंट है और इसमें इंटरेस्ट कितना इंपॉर्टेंट है, इस बारे में इन्होंने बताया है। इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल्स ऑफ मोरल एंड लेजिस्लेशन, इसी में इनका बेसिक जो पेन एंड प्लेजर वाला कंसेप्ट है और जो इनका यूटिलिटी का कंसेप्ट है वो सब इसी से आया हुआ है। तो ये बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कई सारी इनकी हम लोग ने बुक देखी है। द बुक ऑफ फैलेसीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म किया है ये बेसिकली इस बुक में। और थ्योरी ऑफ पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी इनकी ही जितनी भी बुक्स है ये सारी इनकी लिखी हुई मेजर बुक्स हैं। हम लोग देखेंगे इस फ्रेगमेंट ऑफ गवर्नमेंट जो है इनका कॉन्स्टिट्यूटेड अ थॉरो एनालिसिस ऑफ एन अटैक ऑन द कंजर्वेटिव प्रिंसिपल ऑफ ब्लैकस्टोन। बेसिकली हुआ क्या था कि ये जो थे ये क्वींस कॉलेज में पढ़ते थे जो बेंथम थे। और वहीं पे इन्होंने क्या, ब्लैकस्टोन के लेक्चर्स को सुनना स्टार्ट किया, जहाँ पर उनको क्या लगता था कि ये जो ब्लैकस्टोन बता रही है काफ़ी ज़्यादा गलत है, और उन्होंने उसको क्रिटिसाइज़ करना स्टार्ट कर दिया था, जो भी ब्लैकस्टोन के कंजर्वेटिव प्रिंसिपल्स थे। इसीलिए इन्होंने जो फ्रेगमेंट ऑफ गवर्नमेंट बुक है इसमें बेसिकली इन्होंने क्या, ब्लैकस्टोन का ही क्रिटिसिज्म किया है। इन डिफेंस ऑफ यूजरी ही डिफेंडेड द लेंडिंग ऑफ मनी एट इंटरेस्ट। ये अभी हम लोग ने डिस्कस किया था। हम लोग इनके थोड़े से मेन पॉलिटिकल आइडियाज़ देखेंगे इस वीडियो में। हम लोग इनका जो प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी है केवल उसी को इंक्लूड करेंगे। इसके जो पार्ट 2 वीडियो होगा उसमें हम लोग इनका प्रिंसिपल ऑफ ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस हो गया, पेन वर्सेस प्लेजर थ्योरी हो गई, ये जितने भी और इनके इंपॉर्टेंट थ्योरी ऑफ लॉ है और जो इन्होंने लॉ के लिए रिफॉर्म्स दिए हैं उन सबको हम लोग पार्ट 2 वीडियो में कवर करेंगे। बेस क्या है इनकी एथिकल थ्योरी का, ये जो पैराग्राफ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका अंडर ग्रेजुएशन में आपका अगर टेस्ट होता है या फिर कोई भी एग्जाम होता है तो उसमें आप इसे कोट कर सकते हैं। नेचर हैज़ प्लेस्ड मैनकाइंड अंडर द गवर्नेंस ऑफ 2 सोवरेन मास्टर्स, पेन एंड प्लेजर। इट इज़ फॉर देम टू अलोन पॉइंट आउट वॉट वी ऑट टू डू एज वेल एज टू डिटरमाइन वॉट वी शैल डू। कहने का सेंस क्या है कि जो नेचर है उसने नेचुरली हमें 2 मास्टर्स के अंडर हमें उनकी गवर्नेंस के अंडर रखा हुआ है। कौन से 2 मास्टर्स है, एक है पेन और एक है प्लेजर।
और यही जो है पेन और प्लेजर है, या इन्हीं यही जब आउटकम होता है किसी भी एक्ट का, हम जब भी कोई चीज़ करते हैं उससे हमें जो प्लेजर या पेन मिलता है या फिर जो भी मिलने की उम्मीद होती है, उसी के बेसिस पे हम लोग को क्या करना चाहिए और क्या हम लोग करते हैं, ये सब कौन डिसाइड करता है? जो हमारे दो सॉवरेन मास्टर्स है, दैट इज़ पेन एंड प्लेजर। इनका प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी भी बिल्कुल काफ़ी सिमिलर है। इनका जो पेन वर्सेस प्लेजर वाली थ्योरी है उससे काफ़ी सिमिलर है। इसमें इन्होंने क्या, इसमें इन्होंने यूटिलिटी को बहुत इंपॉर्टेंट बताया है। ठीक, यूटिलिटी मतलब क्या होता है? यूटिलिटी अगर इकोनॉमिक्स में जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि यूटिलिटी का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन, वहीं से यहाँ पर यूटिलिटी का मतलब क्या है? हैप्पीनेस या फिर प्लेजर से मतलब है। बाय द प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी इज मेंट दैट द प्रिंसिपल विच अप्रूव्स और डिसअप्रूव्स of every action whatsoever according to the tendency which it as appears to have augment or diminish the happiness of a party whose interest is in question। कहने का सेंस क्या है कि यूटिलिटी से क्या मतलब होता है कि ऐसा कोई भी एक्शन जिसको करने के बाद हमें या तो हैप्पीनेस मिल रही हो या फिर हमारी हैप्पीनेस कम हो रही हो, ठीक, यानी अनहैप्पीनेस मिल रही हो। ठीक, किसकी ये बात हो रही है? जिसका भी इंटरेस्ट आपका क्वेश्चन में, यानी किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक, तो अगर हमें हैप्पीनेस मिल रही है या फिर हमें उससे पेन मिल रहा है, तो उसको हम लोग कैसे मेजर करते हैं? उसको हम लोग यूटिलिटी से मेजर करते हैं, या फिर उसका सेटिस्फैक्शन हमें क्या है ये हम लोग यूटिलिटी से पता करते हैं। ठीक, द प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी स्टेट्स दैट एक्शन एंड बिहेवियर्स आर राइट इन सो फार एज दे प्रमोट हैप्पीनेस और प्लेजर, रॉन्ग एज दे टेंड टू प्रोड्यूस अनहैप्पीनेस। ठीक, ये बहुत ही बेसिक एजम्पशन है यूटिलिटेरियनिज्म का। जो भी यूटिलिटेरियन आपके फिलोसफर्स रहे हैं उनका क्या कहना है कि कोई भी एक्शन सही और गलत मोरालिटी के बेसिस पे नहीं होगा, बल्कि वो किस बेसिस पे सही या गलत होगा? कि वो आखिर हमें एंड जो रिजल्ट है वो पेन है या फिर प्लेजर है। ठीक, अगर हमें किसी काम को करने से प्लेजर मिल रहा है तो वो चीज़ क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी। और अगर हमें किसी चीज़ से अनहैप्पीनेस या फिर पेन मिल रहा है या फिर कोई सोशल वेलफेयर नहीं हो रहा है, कुछ भी उसमें फ़ायदा नहीं है, प्रॉफिट नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा? वो चीज़ गलत हो जाएगी। ऐसा किनका कहना है? ऐसा जो भी यूटिलिटेरियन फिलोसफर्स हुए हैं उनका ये कहना है। बाय यूटिलिटी इज मेंट दैट प्रॉपर्टी टू एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की ऐसी प्रॉपर्टी जिससे वो किसी भी तरीके का बेनिफिट, एडवांटेज, प्लेजर या फिर गुड या फिर हैप्पीनेस को अगर प्रोड्यूस करता है कोई भी ऑब्जेक्ट। ठीक, एक यहाँ पर ऑब्जेक्ट से क्या सेंस है कि ये हम लोग डायरेक्ट तो आपको प्लेजर नहीं मिल सकता या पेन नहीं मिल सकता। प्लेजर या पेन कैसे मिलता है? जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग कोई गेम खेल रहे हैं तो हो सकता है उससे हमें प्लेजर मिले, या पेन हो सकता है किसी को पढ़ाई करने से पेन लगता हो या फिर उसे अनहैप्पीनेस फील होती हो। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की वजह से ही किसी ऑब्जेक्ट की एक प्रॉपर्टी होती होगी। ठीक, स्टडी करने की एक प्रॉपर्टी है, बुक्स की एक प्रॉपर्टी है कि हो सकता है किसी को उससे प्लेजर मिल रहा हो, किसी को उससे पेन मिल रहा है। ठीक, तो जो भी प्रॉपर्टी है उसको हम लोग यूटिलिटी कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इनका एक डिक्टम है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ईच एंड एवरी गवर्नमेंट, यहाँ पे हम लोग देखेंगे ईच एंड एवरी गवर्नमेंट वाइल फॉर्मुलेटिंग एनी पॉलिसी और टेकिंग एनी डिसीजन or implementing any action regarding the management of state must remember that whether or to what extent that policy or action or principle is capable of maximizing comfort or pleasure of people। ठीक, तो सबसे जो अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट किसी भी गवर्नमेंट को जब भी वो लोग कोई पॉलिसी बना रहे हैं या किसी भी तरीके का लॉ बना रहे हैं या कोई डिसीजन लेने वाले हैं, तो उनको सबसे ज़्यादा अपने दिमाग में क्या रखना चाहिए? वेलफेयर ऑफ पीपल, या कह सकते हैं प्लेजर ऑफ पीपल, और लोगों का जो कंफर्ट है उसको सबसे ज़्यादा हमेशा क्या कोशिश करनी चाहिए? मैक्सिमाइज़ करना। हर एक पॉलिसी में जो भी गवर्नमेंट बना रही है उसका मेन मोटिव क्या होना चाहिए? लोगों का प्लेजर, लोगों को उससे खुशी मिलनी चाहिए, लोगों को उससे सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए। द कंफर्ट और प्लेजर ऑफ पीपल इज़ द प्राइमरी इंपॉर्टेंस फॉर एवरी गवर्नमेंट। ठीक, हर एक गवर्नमेंट के लिए बेंथम ने बोला है। ठीक, बेंथम ने और एक चीज़ बोली है, इट इज़ इन वेन टू टॉक द इंटरेस्ट ऑफ ए कम्युनिटी विदाउट अंडरस्टैंडिंग वॉट द इंटरेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल इज़। ठीक, कहने का सेंस क्या है? जितने भी यूटिलिटेरियंस थे वो लोग बेसिकली इंडिविजुअलिस्टिक थे। ज़्यादातर की जो टोन है वो इंडिविजुअलिस्टिक आप कह सकते हो। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ कम्युनिटी का गुड नहीं, जैसे आप देखेंगे जो रूसो है वो जब अपनी जनरल विल की बात करते हैं तब वो क्या इंडिविजुअलिस्टिक नहीं होते, वो पूरी कम्युनिटी एज अ होल लेकर बात करते हैं। मगर यहाँ पर जो बेंथम है या जो भी और दूसरे भी यूटिलिटेरियंस हैं वो लोग क्या इंडिविजुअलिस्टिक है। वो लोग क्या बताते हैं कि इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल को इग्नोर करके
आप कोई भी कम्युनिटी का जो इंटरेस्ट है उसकी बात आप नहीं कर सकते हो। ठीक, तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है, जितने भी यूटिलिटेरियंस हैं ज़्यादातर वो कैसे हैं, इंडिविजुअलिस्टिक हैं। What Bentham emphasizes is that it would be unwise and undesirable to adopt any policy that will not be able to complete the interest of general public or will not be able to avoid being an augment quantity of pleasure। ठीक, कहने का सेंस क्या है कि बेंथम कहना चाहते हैं कि अगर कोई भी जनरल पब्लिक के लिए अगर कोई पॉलिसी बनाई जा रही है, ठीक, और उसमें अगर हम लोग जो भी प्लेजर की क्वांटिटी को मेज़र नहीं करते, या फिर इससे जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग कोई पॉलिसी बना रहे हैं और उसके बारे में हम लोग ये नहीं सोचते कि यार इससे कितनी ज़्यादा लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को खुशी मिलेगी या फिर ज़्यादा लोगों को पेन होगा, अगर इस चीज़ को हम लोग अपने दिमाग में रख के पॉलिसी बनाएंगे तो वो ज़्यादा सही होगी, ज़्यादा वाइस होगी, और अगर ऐसा हम लोग नहीं करते तो वो अनवाइस और अनडिज़ायरेबल होगी। इन अ वर्ड, The avoidance of pain and attainment of pleasure shall be the guiding principle of any government policy। तो बेंथम क्या कहना चाहते हैं कि अगर कोई भी गवर्नमेंट पॉलिसी बन रही है तो उसका बेसिक जो गाइडिंग प्रिंसिपल होना चाहिए, या जिस चीज़ को, मोटिव को वो ध्यान में रख के वो बनाना चाहिए, वो क्या है, पेन का अवॉइडेंस और अटेनमेंट ऑफ प्लेजर। ठीक, यही इनकी पेन वर्सेस प्लेजर थ्योरी में भी यही सारी चीज़ें इन्होंने बोली है। इन एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ एंड इन एवरी एक्शन मैन सोल गाइड इज टू द कैलकुलेशन ऑफ पेन एंड प्लेजर। ठीक, कैलकुलेट करना और उसके बाद में क्या आप कह सकते कंक्लूजन पे आना कि किस चीज़ से को करने से आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्लेजर मिलेगा और किस चीज़ को अवॉइड करने से आप पेन को अवॉइड कर सकोगे। फिर एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट मेथड है इनका, फिलोसफिक कैलकुलस नाम का इन्होंने मेथड दिया है, जिसमें इन्होंने मेजर किया है यूटिलिटी को। ठीक, तो ये 7 डायमेंशंस देते हैं, 7 ऐसी चीज़ें बताते हैं, 7 ऐसे एलिमेंट्स आप कह सकते हो जिसकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं। ठीक, द हाइएस्ट प्रिंसिपल ऑफ मोरालिटी इज़ टू मैक्सिमाइज हैप्पीनेस, द ओवरऑल बैलेंस ऑफ प्लेजर ओवर पेन। ठीक, ओवरऑल जो बैलेंस है पेन और प्लेजर का, वो हम लोग क्या यही जो है ये मैक्सिमाइज करना, यही क्या है, प्रिंसिपल ऑफ मोरालिटी है। ठीक, इन कंसिडरिंग वेदर एन एक्शन इज गुड वी मस्ट कंसिडर हाउ मच प्लेजर इट वुड प्रोड्यूस अलॉन्ग 7 डायमेंशंस। अब ये 7 डायमेंशंस क्या है, इंटेंसिटी है, सबसे पहली क्या है, इंटेंसिटी ऑफ प्लेजर या फिर पेन जो भी है। ठीक, ड्यूरेशन, ये कितने टाइम के लिए होगा, लॉन्ग लास्टिंग है कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, सर्टेनिटी या फिर अनसर्टेनिटी। ठीक, ये तीनों ये दोनों चीज़ें क्या हो सकती हैं, मैटर करती हैं। ठीक, इनका बेसिकली इन्होंने क्या किया है, इनको मेजर करके ये फाइनल एक कंक्लूजन निकालते हैं, एक साइड पे पेन का निकालते हैं, एक साइड पे प्लेजर का निकालते हैं, और फिर बताते हैं कि यार इस काम को करने से हमें प्लेजर ज़्यादा मिल रहा है या फिर पेन ज़्यादा मिल रहा है। ठीक, प्रोपिनक्विटी या फिर रिमोटनेस, रिमोटनेस यानी कितना वो रिमोटेडली आपके लिए अवेलेबल होगा जो भी काम आप करने जा रहे हो। फिसेंडिटी या फिर फेकंडिटी, जो भी आप इसको प्रोनाउंशिएट करेंगे, इसका क्या मतलब है, वेदर लीड्स टू एडिशनल प्लेजर या फिर एडिशनल पेन। ठीक, प्योरिटी से क्या सेंस है कि कहीं इसमें कुछ और किसी तरीके का छुपा हुआ पेन तो नहीं मिक्सड है, ये भी हो सकता है। कुछ एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, एंड इसका लास्ट पॉइंट है एक्सटेंट, कि किस एक्सटेंट तक ये जो हम लोग का पेन या फिर प्लेजर ये किस एक्सटेंट तक का होता है। ठीक, फिर हम लोग ये भी देखेंगे, मैन ओबे लॉज बिकॉज द प्रोबेबल मिस्चीफ ऑफ ओबीडियंस आर लेस देन द प्रोबेबल मिस्चीफ्स ऑफ डिसओबीडियंस। ये हम लोग ने यूटिलिटेरियनिज्म की जो वीडियो थी उसमें भी हम लोग ने इसे कवर किया था कि लोग किस लिए लॉज को ओबे करते हैं, क्यों, क्योंकि किसी लॉ को ना मानने का जो भी परिणाम होगा, जो भी उसका आपको हो सकता है पनिशमेंट मिले, वो क्या है, वो ज़्यादा बड़ी होती है, ज़्यादा पेनफुल होती है, रैदर देन किसी भी, आप अगर लॉ को मान रहे हैं जो कि आपके ही वेलफेयर के लिए बना हुआ है, उसको अगर आप लोग उसका ओबीडियंस करते हैं तो हो सकता है कि उसका जो प्रोबेबल मिस्चीफ है या उससे मिलने उसका जो परिणाम है वो थोड़ा कम हो, किसके मुकाबले, जब आप लोग किसी लॉ को नहीं मानेंगे, हो सकता है आपको ज़्यादा बुरा दंड मिले, ज़्यादा आपके साथ कुछ अनहैप्पी कोई चीज़ हो जाए। तो इस वजह से क्या, लोग ज़्यादा से ज़्यादा लॉ को ओबे करते हैं। ठीक, और इन्होंने जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट वाली जो थ्योरी थी उसको बिल्कुल ही डिस्कार्ड किया है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट जैसा कुछ भी नहीं होता है, नॉनसेंस भी बोला है इन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट को, और जो भी पहले के थिंकर्स थे उनकी पूरी फिलॉसफी को इन्होंने डिस्कार्ड कर दिया। और इन्होंने क्या बोला है कि लोग लॉज को इसलिए नहीं मानते क्योंकि उन्होंने कोई सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया, बल्कि इसलिए मानते हैं क्योंकि लॉज को मानना
अगर वो लोग मानते हैं तो उन्हें थोड़ा हो सकता है कम दुष्परिणाम मिले उसका, लेकिन अगर नहीं मानते तो हो सकता है उन्हें ज़्यादा उससे सज़ा मिले। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, दिस इज़ इट फॉर टुडे। और इसके जो भी आप लोग को अगर हैंड रिटन नोट्स चाहिए होंगे तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप लोग मेरा ब्लॉग भी देख सकते हैं, उसकी लिंक है उसमें आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।